मैट्रिक्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड या फिर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि किसी चीज़ को मेजर करने का सिस्टम या रूल। जैसे अर्निंग पर शेयर हो गया, ईबीआईटी हो गया, नेट इनकम हो गया, या एफिशिएंसी, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, तो इन सबको मेजर करने का तरीका होता है। ठीक है, तो एचआर मैट्रिक्स क्या हो गया? एचआर मैट्रिक्स आर द मेजरमेंट यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एचआर पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं, उनको कंपेयर करके जो आप रिजल्ट लेके आते हैं उसी को एचआर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स हेल्प कंपेयर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। जो मैट्रिक्स हैं वो हेल्प करते हैं किसको? दो डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने के लिए। किससे रिलेटेड? एचआर पॉलिसी से रिलेटेड। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? एचआर मैट्रिक्स कहलाती है। तो एचआर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एचआर से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनको कंपेयर करके जो है उनमें से कुछ कंक्लूजन निकालना ही क्या कहलाता है? एचआर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि टर्नओवर जो है लास्ट ईयर 5% था, यानी कि 5% एम्प्लॉय जो है वो चले जा रहे थे आपकी कंपनी छोड़ के, लेकिन वो टर्नओवर जो है इस साल बढ़कर 7.5% हो गया। ठीक है, इफ टर्नओवर वाज 5% लास्ट ईयर एंड इज नाउ 7.5%, यानी कि यहाँ पे अब जो है एचआर मैट्रिक्स यहीं पे यही चीज़ है कि 5% से 7.5% हो गया, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 50%। तो इसी को क्या कहते हैं? जो 50% निकल के आया वही चीज़ क्या है? मैट्रिक है। ठीक है, तो द फार्मर आर द डेटा पॉइंट्स, यानी कि 5% और 7.5% ये क्या है? डेटा है। एक डेटा क्या हो गया? लास्ट ईयर का हो गया 5% टर्नओवर थी, एक डेटा इस साल का हो गया 7.5% थी। इन दोनों को कंपेयर किया, हमने देखा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 50% इंक्रीज हुआ। तो ये चीज़ क्या आ गया? ये मैट्रिक कहलाता है। क्लियर? तो मैट्रिक क्या है? मेजरमेंट्स है जो कि डिटरमाइन करती है इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को, किस चीज़ की? एचआर पॉलिसीज की। तो इसी को एचआर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि एचआर के डेटा से रिलेटेड जो है यहाँ पे मैट्रिक यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट्स किया जाता है। तो मैट्रिक डोंट से एनीथिंग अबाउट ए कॉज, यानी कि ये जो टर्नओवर हुआ, यानी कि जो टर्नओवर में इंक्रीज हुआ, पहले 5% से भी 7.5% हो गया, यानी कि 50% का टर्नओवर इंक्रीज हो गया एम्प्लॉय का। ये जो हुआ ये क्यों हुआ ये नहीं बताता है एचआर मैट्रिक्स, ये नहीं बताता। ये सिर्फ आपको ये बता देगा हाँ इतने परसेंट से इंक्रीज हो गया, इतने परसेंट से डिक्रीज हो गया, या फिर ये चेंजेज हुआ है। ठीक है, ये बताएगा, लेकिन क्यों हुआ है ये नहीं बताएगा। दे जस्ट मेजर द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। ये क्या है? ये सिर्फ नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनको मेजर करता है। 5% से 7.5% हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 50% का इंक्रीज हुआ। तो ये जो है सिर्फ इसको मेजर करता है एचआर मैट्रिक्स, दैट्स इट। ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है, उसको जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट से कंपेयर करके जो है एनालाइज किया जाता है, और उससे जो भी मैट्रिक्स निकल के आता है उसको आप क्या करते हैं? उसका यूज आप डिसीजन मेकिंग में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। तो वही चीज एचआर मैट्रिक्स हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वही आपके टाइप ऑफ एचआर मैट्रिक्स हो जाएंगे। जैसे एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो इससे रिलेटेड जो डेटा आप कलेक्ट करते हो उसको कंपेयर करते हो, तो जो निकल के आता है मैट्रिक्स निकल के आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एचआरपी मैट्रिक्स, यानी कि एचआरपी से रिलेटेड डेटा। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड डेटा, और जब उसको कंपेयर करोगे तो मैट्रिक्स निकल के आएगा, तो वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मैट्रिक्स हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैट्रिक्स, यानी कि इन सभी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट डेटा पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और जो वैल्यू आपके पास आती है वही चीज मैट्रिक्स हो जाती है। तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग मैट्रिक्स जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वर्कफोर्स प्लानिंग मैट्रिक्स हम सबसे पहले देखें। तो वर्कफोर्स प्लानिंग मैट्रिक्स मतलब कि एचआरपी यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैट्रिक्स। तो ये क्या करता है? ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ की प्लानिंग में? कि वर्कलोड कितना है, कितने आपके यहाँ पे हेड काउंट है यानी एम्प्लॉय हैं, एट्रिशन रेट क्या है, रिटेंशन रेट क्या है, करियर पाथ रेशियो क्या है, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग में हेल्प करता है। क्लियर? हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ वर्कलोड एंड रिसोर्सेज। जैसे हेड काउंट, तो हेड काउंट हो गया, ये भी एक मैट्रिक्स है। हेड काउंट मतलब कि हाउ मेनी पीपल आर करेंटली एम्प्लॉयड, यानी कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयड हैं अभी करेंटली, और कितने का गैप है। पिछली बार कितने एम्प्लॉयड थे, इस बार के इस टाइम ड्यूरेशन में कितने एम्प्लॉयड थे, आपको कंपेयर कर सकते हैं, और आप जो है गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस गैप के बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कितने लोगों की रिक्रूटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। एट्रिशन यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट और लीविंग, यानी कि कितने लोग छोड़ चुके हैं या फिर कितने लोग छोड़ रहे हैं। ये भी क्या है? ये क्वांटिटेटिव डेटा, इसको मेजर करके कंपेयर करके आप जो है डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि क्यों छोड़ रहे हैं, रीजन क्या है छोड़ने के पीछे। अगर छोड़ रहे हैं तो फिर हमें आपको जो है उस गैप को फिल करना पड़ेगा। रिटेंशन रेट यानी कि कितने लोगों को आप रोक के रख रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉय हुए थे, कितने लोगों को आपने जॉब दी थी, उसमें से कितने लोग छोड़ के चले गए और कितने लोग रह गए हैं। क्लियर? तो रिटेंशन रेट। करियर पाथ रेशियो यानी कि कितने लोगों को आपने रिक्रूट किया था, उनमें से कितको आपने इंटरनल मोबिलिटी किया, यानी कि उनको प्रमोट कर दिया या फिर किसी दूसरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो इतने कितने लोगों को जो है आपने ये इंटरनल मोबिलिटी किया है, यानी कि प्रमोशन या फिर लेटरल मूव किया हुआ है। तो ये वर्कफोर्स प्लानिंग मैट्रिक्स हो जाता है। इसी तरीके
तरीके से स्टाफिंग मैट्रिक्स है। स्टाफिंग मैट्रिक्स मेथड टू डिटरमाइन एंड एनालाइज क्वांटिटेटिव वैल्यूज एसोसिएटेड विथ स्टाफिंग। यहाँ पे क्या है, एसोसिएट होता है किससे रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड। वो क्वांटिटेटिव डेटा या वैल्यूज जिसको आप डिटरमाइन करते हो, एनालाइज करते हो, जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड होता है, उसको हम स्टाफिंग मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि टाइम टू फिल होता क्या है कि जब आप रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हो तब से लेके कितने टाइम तक जो है आपके पास कैंडिडेट आते हैं या हायर करते हो कैंडिडेट को, तो उसको कहते हैं टाइम टू फिल, टाइम टेकन टू फाइंड एंड हायर अ न्यू कैंडिडेट। आपको जो है आज एडवर्टाइजमेंट दिया और कल ही जो है आपको आदमी मिल जाएगा, एम्प्लॉय मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट जाता है, एडवर्टाइजमेंट में आप टाइम देते हो कि 10 दिन 15 दिन का आप जो है टाइम देते हो कि अप्लाई करिए, 15 दिन बाद वो अप्लाई करेगा, उसके बाद आप उसको एप्लीकेशन को चेक करते हो, उसके बाद फिर उसको सिलेक्शन के लिए बुलाते हो, तब जाके वो कहीं ना कहीं उसको हायर करते हो, तो टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है उसको भी आपको एनालाइज करना है, वो भी क्या है, मैट्रिक्स है। कौन सा, स्टाफिंग मैट्रिक्स। टाइम टू हायर, टाइम टू हायर मीन्स की टाइम टेकन फ्रॉम अप्रोचिंग टू एक्सेप्टिंग जॉब, यानी कि कैंडिडेट आपके पास आता है, उसको जो है उसके बाद वो जॉब को एक्सेप्ट करता है, तो उसमें जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम टू हायर। उसके बाद है फर्स्ट ईयर एट्रिशन, यानी कि आपने सपोज किया कि 2022 में 10 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया और पहले ही साल यानी कि 2022 में ही कितने लोग 10 में से छोड़ के चले गए, तो उसको कहते हैं फर्स्ट ईयर एट्रिशन, यानी कि कितने लोग पहले ही साल में ज्वाइन किया और उसके बाद पहले ही साल में छोड़ के चले गए। तो ये भी क्या है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग मैट्रिक्स। ऑफर एक्सेप्टेंस रेट, यानी कि आपने कितने लोगों को ऑफर किया, उसमें से कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसका क्या रेट है, यानी कि 10 लोगों को आपने सेलेक्ट किया था, 10 लोगों को आपने जॉब के लिए ऑफर किया, लेकिन 10 में से 5 ही ने एक्सेप्ट किया और 5 लोग नहीं एक्सेप्ट किए जॉब को, सिलेक्शन हो गया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर एक्सेप्टेंस रेट। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ओपन पोजीशन, यानी कि आपके यहाँ पे कितने वैकेंट पोजीशन है, ओपन पोजीशन, कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय हैं और कितना आपके पास वैकेंट पोजीशन है, वो भी क्या हो गया, स्टाफिंग मैट्रिक्स हो गया। लेबर कॉस्ट, यानी कि ओवर टाइम रेट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेरोल क्या है, कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ सर्विस क्या है, ये सब चीज़ें भी क्या है, स्टाफिंग मैट्रिक्स में आती है। प्रोडक्टिविटी, यानी कि यूनिट ऑफ सर्विस एनालिसिस, कितना घंटे काम करके कितना वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, वर्किंग आवर क्या है उनका, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी में होगी। सिलेक्शन रेशियो क्या है, कॉस्ट पर हायर क्या है, एक पर्सन को हायर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ये सब क्या हो गए, स्टाफिंग मैट्रिक्स हो गए। इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैट्रिक्स है, जैसे कि कोर्स इनरोलमेंट डेटा, यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपको करवाना है, तो उसके लिए आपने जो है 1 महीने की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च की, तो उसमें कितने लोगों ने इनरोल किया, क्लियर। कोर्स कंप्लीशन रेट, कितने लोगों ने इनरोल किया था, कितने लोगों ने कोर्स को कंप्लीट किया, 100 ने इनरोल किया था, 85 लोग कंप्लीट कर पाए। लर्निंग ड्रॉप ऑफ रेट, यानी कि कितने लोग बीच में ही छोड़ के चले गए। मोस्ट व्यूज कोर्स मटेरियल, कि कौन सा कोर्स मटेरियल है, यानी कि डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। टाइम स्पेंड इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय, कितनी एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है ट्रेनिंग को देने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लर्नर एंगेजमेंट मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट लर्नर्स इन्वेस्ट इनटू द लर्निंग प्रोसेस, कितना टाइम और एफर्ट लगा रहा है कोई भी लर्नर अपनी लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको लर्नर एंगेजमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना ट्रेनिंग पे खर्च किया, उसके बदले आपको कितना बेनिफिट मिला है। रिटर्न ऑफ बेनिफिट माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इनटू 100 कर देंगे, तो ट्रेनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये भी जो है कैलकुलेट करना होता है। तो ये डिफरेंट एचआर मैट्रिक्स होते हैं, वर्क से रिलेटेड हो गया, स्टाफिंग मैट्रिक्स हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैट्रिक्स हो गया, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैट्रिक्स हो गया कि कंपनसेशन कितना जा रहा है, बेसिक सैलरी कितनी, एचआरए कितना है, अलाउंसेस कितने हैं, अदर बेनिफिट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड जो डेटा होता है वो आप कलेक्ट करते हो, उनको कंपेयर करते हो, वही चीज़ मैट्रिक्स कहलाती है। एचआर डैशबोर्ड, अगर आपने अपनी कार का डैशबोर्ड देखा हो तो कार की डैशबोर्ड में क्या होता है कि वहाँ पे आप जो अपनी कार की परफॉर्मेंस है या कार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप डैशबोर्ड पे वहाँ पे एक ही जगह पे आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कार की स्पीड कितनी है, कार में फ्यूल कितना है, उतने फ्यूल में कितना किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, या फिर कार में जो टायर्स हैं उनमें हवा किसी में प्रेशर कम तो नहीं है, एयर प्रेशर कम तो नहीं है, AC कितने टेम्परेचर पर है, कितना मेंटेन रख रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आप सामने ही वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो HR डैशबोर्ड होता है वो क्या करता है कि HR से रिलेटेड जितने भी मैट्रिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उन सभी को एक ही जगह पे उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, HR डैशबोर्ड। HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डैशबोर्ड, ऐसा डैशबोर्ड जहां पे HR से रिलेटेड मैट्रिक्स जो है वहां पे उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका यूज हम जो है डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। तो क्या हो गया, डैशबोर्ड आर बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग टूल दैट एग्रीगेट एंड डिस्प्ले क्रिटिकल मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन अ सिंगल स्क्रीन, इनेबलिंग यूजर्स टू मॉनिटर
मॉनिटर एंड एग्जामिन बिजनेस परफॉर्मेंस एट अ ग्लांस। अब कार आप चला रहे हो तो कार के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि कार की स्पीड कितनी है, कार में हवा सही है कि नहीं है, कार में फ्यूल कितना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उसको क्या किया, डैशबोर्ड में दिखा दिया, जैसे कि आप जो है कार को कैसे चलाना है, कितने किलोमीटर चलाना है, कब फ्यूल भरवाना है, कब हवा चेक कराना है, ये सारी चीज़ें आप कर सको। उसी तरीके से एचआर डैशबोर्ड में क्या होता है कि ये डैशबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं उनको जो है सिंगल स्क्रीन पर जो है शो कर देता है, जिससे कि आप मॉनिटर कर सकते हो और अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को एक जगह पे देख सकते हो कि कैसे बिजनेस परफॉर्मेंस है, क्या एचआर से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, और उनके बेसिस पे जो भी आपको डिसीजन मेकिंग्स लेना होता है वो आप ले सकते हो। क्लियर। तो द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स दैट एन एचआर मैनेजर नीड्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया एचआर डैशबोर्ड। एचआर डैशबोर्ड जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैट्रिक्स का, जो कि एचआर से रिलेटेड होता है और एचआर मैनेजर जो है उसको यूज़ करता है जिससे कि वो ट्रैक कर सके और परफॉर्मेंस को जज कर सके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट में कैसे एचआर की परफॉर्मेंस चल रही है। तो एचआर डैशबोर्ड नहीं होता, आप जो है बिजनेस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हो गया, मार्केटिंग डैशबोर्ड हो गया, सेल्स डैशबोर्ड हो गया, फाइनेंस डैशबोर्ड हो गया, तो डिफरेंट अलग अलग पर्पज से डैशबोर्ड जो है आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एचआर डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस कितनी है, 90 डे क्विट रेट यानी कि 90 दिनों में कितने लोगों ने क्विट किया है, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना है, एब्सेंस रेट क्या है, एब्सेंस कॉस्ट क्या है, बेनिफिट सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी रेट क्या है, सेटिस्फैक्शन का जो एचआर के उनका इंडेक्स कितना है, नेट प्रोमोटर स्कोर क्या है, क्वालिटी ऑफ हायर कैसा है, टर्नओवर रेट कितना है, इंटरनल प्रमोशन रेट क्या है, इंगेजमेंट इंडेक्स कितना है। तो ये सारा क्या है, पूरा अलग अलग मैट्रिक्स को एक ही स्क्रीन पर जो है शो कर दिया। तो इसी को क्या कहा गया, एचआर डैशबोर्ड कहा गया। तो ये एचआर डैशबोर्ड होता है ना, इसमें एक्सेल का बहुत यूज़ होता है। एक्सेल आप सभी ने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, तो एक्सेल के डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके एचआर डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। तो उसमें से कुछ आप जो है यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे, जैसे नेम रेंज। आप सपोज करिए कि वहाँ पे आपने क्या है कि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप किसी पर्टिकुलर सेल के डेटा को एक नेम देना चाहते हो तो नेम रेंज का यूज़ किया जाता है। यूज टू रिफर टू सेल रेफरेंस, फॉर्मूला, रिजल्ट और वैल्यू, यानी किसी वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उनको कोई एक नाम देना चाहते हो तो नेम रेंज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, अब सपोज करिए कि एप्पल, लेमन, शुगर और कार्डमम, इनकी जो है अमाउंट 100 है, 22.5 है, 842 है, 256 है। तो ये जो अमाउंट है, इन चारों के अमाउंट को आप एक नेम देना चाहते हो। क्लियर। सपोज करिए आप देना चाहते हो सेल्स, तो आप कैसे दोगे, तो इनको सिलेक्ट कर लोगे, फिर फॉर्मूला पे जाओगे, स्टेप 2 देखेंगे फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में ही आप ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम में जाके आप जो है इस सेल के लिए एक नेम जो है डिफाइन कर सकते हो, जिससे कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ कि ये जो है अमाउंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक नाम दे सकते हो आप कोई भी XYZ। क्लियर। तो नेम रेंज। इसी तरीके से एक फंक्शन आता है वी लुकअप। वी लुकअप क्या है, ये वर्टिकली जो डेटा अरेंज होता है उसमें जो है कोई आपको डेटा फाइंड करना है तो उसके लिए जो है वी लुकअप यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एच लुकअप होता है। एच लुकअप हॉरिजेंटली अरेंज डेटा में यूज़ किया जाता है। तो वी लुकअप क्या हो गया, एन एक्सेल फंक्शन टू लुकअप डेटा इन अ टेबल ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली, यानी कि कोई टेबल है जो कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें अगर आपको कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो वी लुकअप फंक्शन का यूज़ आप करते हैं। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आपके पास डेटा है, एप्पल, बनाना, पीच, लीची, मैंगो, वाटरमेलन, उनके सामने संडे, मंडे, ट्यूसडे को कितना डॉलर में सेल हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे दी गई हैं। तो अब आपको जानना है कि पीच की कितनी मंडे को सेल हुई है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला दिया है, तो इक्वल का साइन लगे। एक्सेल में नॉर्मली जो भी हम जितने भी फंक्शन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल साइन लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रेकेट में H3 क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको लुकअप वैल्यू कहाँ चाहिए, तो H3 वाले कॉलम में सेल में आपको जो है लुकअप वैल्यू चाहिए। सर्च इन, यानी कि कहाँ पे सर्च करना है, सर्च इन B3 टू E8, यानी B3 आप देखेंगे B3 सेल से E8 सेल तक जो है आपको सर्च करना है। कॉमा लगा के 3 यानी कि थर्ड, यानी पीच की वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर। तो रिफर वैल्यू फ्रॉम कॉलम डी, द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल रेंज। उसके बाद फॉल्स जो है वो आप लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पीच की वैल्यू कितनी है मंडे को, वो आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे बता देगा। क्लियर। दैट इज वी लुकअप फंक्शन। इसी तरीके से एक फंक्शन आता है इंडेक्स। इंडेक्स में कौन से सेल में कौन सी वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप आसानी से यहाँ पे इंडेक्स का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन लोकेशन इन अ रेंज और एरे, यानी सपोज कि सेल 1 और
सेल 2 में कौन सी वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी रो सेल कैसे बनते हैं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो रो 1 कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू है फाइंड आउट करना है, आप फंक्शन का यूज करिए इंडेक्स का, आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से रो 2 और रो 4 में, रो 2 और सेल 4 में कौन सा वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना है तो इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन लोकेशन इन अ रेंज और एरे। आप एग्जांपल के तौर पे फिगर में देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो है एक सीट है, आपके पास डेटा बना हुआ है। आप सपोज करिए कि आपको जानना है कि रो 1 और कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू है, रो 1 और कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू है। तो रो 1 और कॉलम में क्या है 10247 है, तो इसको आपको जानना है। तो आप क्या करोगे, सीधे लगाओगे फॉर्मूला इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट में A2-D6, फिर वहां पे क्या करोगे कॉमा 1, तो ये क्या है 1 यानी कि रो 1 कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू है आप एंटर करोगे तो आपके पास सामने आ जाएगा 10247। क्लियर। इसी तरीके से रो 1 कॉलम 2 में कौन सी वैल्यू है, तो रो 1 और कॉलम 2 में एप्पल लिखा है, तो आप इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट में A2.D6 करोगे, उसके बाद 1 और 2 कर दोगे, 1 यानी कि रो 1 और 2 यानी कि कॉलम 2 इंटर करोगे तो आपके सामने लिख के आ जाएगा एप्पल। तो किसी भी सेल में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है उसको आपको जानना है तो इंडेक्स का यूज हम करते हैं। क्लियर। देन आता है इंपॉर्टेंट फंक्शन सम इफ। सम इफ ये नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आपको क्या है, सम करना चाहते हो आप किसी भी सेल रेंज को, तो आप जो है सम इफ का यूज करते हैं। तो सम इफ इज द फंक्शन यूज टू सम द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ए सिंगल क्राइटेरिया, कि जो भी आपने क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सम करना है, तो आप यहाँ पे सम इफ का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास डेटा दे दिया गया है, अब आपको ऐड करना है यहाँ पे कि जो एप्पल है, और एप्पल कौन से, जिसका सप्लायर पेटी है उसने कितना जो है सप्लाई किया है एप्पल, उसकी क्या वैल्यू आपको सम करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल टू सम इफ लगाओगे, उसके बाद आप C2 टू C9 सेल रेंज आपने दे दिया, कॉमा A2 टू A9, A2 टू A9 में क्या है एप्पल। ठीक है। दूसरा आपने क्या क्राइटेरिया दिया, B2 टू B9 पेटी, B2 टू B9 में सर्च करेगा पेटी, तो पेटी ने कितने एप्पल सप्लाई किए हैं आपको इसका सम चाहिए, तो यहाँ पे आपने इंटर किया, फॉर्मूला लगाया, आपके पास क्वांटिटी आ गई 290। 180 प्लस 110, दो ही जगह पे पेटी ने एप्पल सप्लाई किया है, तो 180 प्लस 110 290 आपने सप्लाई किया, तो ये एप्पल जो है सप्लाइड बाय पेटी इज 180 प्लस 110 290। तो इस तरीके से जो है आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से एवरेज इफ, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आप क्या है, आपको यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। सपोज करिए एप्पल का एवरेज सेल कितना है, यहाँ पे सपोज करिए एप्पल 4 पीस, एप्पल 8 पीस सेल हुआ है, तो एवरेज कितना है एप्पल का आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज इफ, आपने ब्रैकेट में लगाया सेल का क्राइटेरिया A1 से A7 तक सर्च करेगा एप्पल, कॉमा B1 टू B7 में वैल्यू है। ठीक है। यानी कि एवरेज रेंज क्या है, तो B1 में ही तो एवरेज निकालना है, जो वैल्यू है वो B1 में है, B वाले कॉलम में है, तो आपने B1 से B7 तक एप्पल के एवरेज को निकालना है, तो आपने एंटर किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू एवरेज इफ, आपने रेंज दिया, कॉमा क्राइटेरिया लगाया, क्राइटेरिया क्या है एप्पल, कॉमा एवरेज रेंज दिया, और आपने एंटर किया, तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाता है। क्लियर। इसी तरीके से जो अगला फंक्शन है दैट इज काउंट इफ। काउंट इफ में अगर आपको कहीं पे कोई काउंट करना है, कोई चीज़ काउंट करनी है कि कितनी बार रिपीट हुई हो वैल्यू, तो काउंट इफ का यूज करते हैं। एन एक्सेल फंक्शन टू काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ सिंगल कंडीशन, यानी किसी रेंज में कितने सेल्स को काउंट करना है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो काउंट इफ का यूज करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं जैसे कि क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे डेटा अवेलेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है। अब आपको देखना है कि सेल्स ओवर $100, यानी कि कितने सेल्स हुए हैं जो कि $100 से ऊपर हैं, कितने लोगों ने सेल्स किए हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में सेल का रेंज दोगे, यानी D5 से D12, डी वही तो वैल्यू है, D5 से D12 कॉमा लगाओगे, और ग्रेटर देन 100, सेल्स ओवर 100 है ना, तो ग्रेटर देन 100 लगा दोगे, एंटर करोगे, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 सेल्स ऐसे हैं जो कि 100 से ऊपर हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि सरह, उसके बाद जिम, उसके बाद जेन, इनका क्या है सेल ऊपर है 100 से, तो 4 लोगों का सेल क्या है ऊपर है। इसी तरीके से सेल्स बाय जिम, जिम ने कितने सेल्स किए हैं काउंट करना है। सेल्स इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में कितने सेल्स हुए काउंट करना है। तो आप सेम तरीके से जो है आपको फॉर्मूला लगाना होगा, काउंट इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट में सेल रेंज देना होगा, फिर उसके बाद आपको जो है कंडीशन बताना होगी कि 100 से ज़्यादा है, या सेल्स बाय जिम तो जिम लिख दिया। ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इफ एरर फंक्शन हो गया, या फिर फिल्टर, डेटा को फिल्टर करना है ईयर वाइज, मंथ वाइज, नेम वाइज, तो आप जो है फिल्टर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल फंक्शन इन क्रिएटिंग डैशबोर्ड, यानी कि डिफरेंट एक्सेल फंक्शंस हैं जो कि आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस आपने अभी देखे, उसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पे
एक्सेल के फंक्शन है, जैसे लेबलिंग द डेटा, डेटा को लेबल करना है, कोई नाम देना है। फिल्टरिंग द डेटा, डेटा को आपको जो है फिल्टर करना है कि मंथली वाइज रिपोर्ट देखना है, ईयरली वाइज देखना है, या फिर डे वाइज देखना है, या फिर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम के अकॉर्डिंग देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप जो एक्सेल का यूज़ कर सकते हो पाई चार्ट में, बार डायग्राम में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आप जो है अपना रिजल्ट को देख सकते हो। ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप जो डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, जो कि अभी आपने देखे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल फंक्शंस हैं जिसका यूज़ जो है आप एचआर डैशबोर्ड को क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।